गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स का सेकंड पेपर है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें एक चैप्टर है रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स। आज अपन उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ डिके प्रोडक्ट्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल्स, अस्थायी कणों के क्षय उत्पादों की गति की। अपन इससे पहले फोर पढ़ चुके हैं, फोर मोमेंटम पढ़ चुके हैं, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, फोर फोर्स, ये सारा अपन ने पढ़ चुके हैं। उन सब को अपन यहाँ पे काम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में अस्थायी कण दो या दो से अधिक कणों में विघटित हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर ले तो पाई मेसॉन म्यू मेसॉन तथा न्यूट्रिनो में विघटित होता है, और इसी तरह से म्यू मेसॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में विघटित हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। माना लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर m विराम द्रव्यमान का एक कण है, उसका रेस्ट मास m है। ध्यान रखिएगा, अपन कैलकुलेशन में काम मिलेंगे। जिसका संवेग शून्य है, यानी कि वो स्थिर अवस्था में है, जो कि m1 तथा m2 द्रव्यमान वाले कणों में विघटित हो जाता है। और ये m1 और m2 उनके ये विराम अवस्था में ही द्रव्यमान है, जिनके संवेग p1 तथा p2 तथा गतिज ऊर्जाएं t1 तथा t2 हैं। ये अपने मान के चले हैं। तो इन कणों के चतुर्विम संवेग के अपन निम्न प्रकार लिखते हैं। फोर मोमेंटम क्या होते हैं? मोमेंटम के इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं, P1, P2, P3 और P4, जिसके अंदर P1, P2, P3 स्पाशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले। और फोर्थ कंपोनेंट जिसमें टाइम पार्ट छुपा रहता है, वो उसमें क्या होता है, वो किसके बराबर होता है? आयोटा ई के बराबर होता है। ई उसकी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी का मतलब रेस्ट एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब अपन फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो विघटित हो रहा है ना, उस कण के लिए अपन मोमेंटम फोर वेक्टर लिखते हैं। मान लीजिए वो पी म्यू है, तो वो क्या होगा? P1, P2, P3, P4 इस तरह से होंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट स्पाशियल कंपोनेंट, जो पार्टिकल में है तो उसका मोमेंटम जीरो है, तो ये थ्री कंपोनेंट अपने क्या लिख दिए? जीरो। और चौथा कंपोनेंट क्या है? ये आयोटा ई अपॉन सी। ठीक है, चूंकि वो रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो टोटल एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी। रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? mc स्क्वायर। यहां पर E की वैल्यू mc स्क्वायर लिखी है अपन ने, और C से कट करके कितना आ जाएगा? जीरो। एंड फोर्थ कंपोनेंट आयोटा mc। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपको समझ में? आप अपने हाथ से और कर लीजिएगा इसको तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से जो आपको m1 द्रव्यमान वाला कण मिलता है, उसका यदि मोमेंटम वेक्टर सपोज करो p1 म्यू है, तो कितना होगा वो? फर्स्ट थ्री कंपोनेंट P1 और फोर्थ कंपोनेंट आयोटा E1 अपॉन सी। इसको अपन ने एज इट इज लिखा। E1 की वैल्यू कितनी होगी? उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो कितना हो गया? P1 फर्स्ट कंपोनेंट आयोटा mc स्क्वायर प्लस T1 अपॉन सी। mc स्क्वायर उसकी रेस्ट मास एनर्जी और T1 अपन ने उसकी काइनेटिक एनर्जी मानी। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल के लिए P2 म्यू इक्वल्स टू P2 आयोटा E2 अपॉन सी इक्वल्स टू P2, वही E2 की वैल्यू अपन ने रख दी यहाँ पर, आयोटा m2 सी स्क्वायर प्लस T2 अपॉन सी। ठीक है, या इक्वेशन नंबर 1A, 1B और 1C है। ठीक है, ये इनके अपन ने मोमेंटम फोर वेक्टर की तीनों इक्वेशन, तीन वैल्यूज निकाल ली अपन ने। ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है जो डिके होता है। ये प्रोडक्ट के अंदर आपको दो पार्टिकल्स मिलते हैं, उनके ये मोमेंटम फोर वेक्टर्स हैं। मोमेंटम फोर वेक्टर का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? पी म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m0 स्क्वायर स्क्वायर। ये मैंने आपको पढ़ाया। वहां पर m0 क्या है? रेस्ट मास है, लेकिन यहां पर अपन ने रेस्ट मास इस क्या माना? m माना है। तो फर्स्ट पार्टिकल अगर मोमेंटम फोर वेक्टर वाली डेफिनेशन लगाएं या उस स्क्वायर निकालें, तो पी म्यू स्क्वायर इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्टिकल मिला है अपन को, जिसका रेस्ट मास m1 है, तो P1 म्यू स्क्वायर इजिकल टू माइनस M1 स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह से P2 म्यू स्क्वायर इजिकल टू माइनस M2 स्क्वायर
सी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें ये तीनों चीजें। अब प्रयोगशाला में 4 मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएं अपन। तो पी म्यू इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, P1 म्यू प्लस P2 म्यू। ये डिके होने वाला पार्टिकल है और प्रोडक्ट के अंदर आपको दो पार्टिकल्स मिलते हैं, 4 मोमेंटम डिके होने के पहले और डिके होने के बाद समान होने चाहिए। ठीक है, इनकी अगर वैल्यूज रखते हैं तो कितना आ गया, 0 आयोटा एम सी इक्वल्स टू, ये अपन ने लिख दिया P1 म्यू, ये फर्स्ट कंपोनेंट और आयोटा M1 C स्क्वायर प्लस T1 अपॉन सी प्लस सेकेंड पार्टिकल के लिए P2 म्यू, चौथा कंपोनेंट आयोटा M2 C स्क्वायर प्लस T2 अपॉन सी। इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया। अब फर्स्ट कंपोनेंट को अलग इक्वेट कर देंगे और टाइम एनर्जी पार्ट को, टाइम पार्ट को अलग इक्वेट करेंगे। तो इस समीकरण के संवेग के स्पाशियल कंपोनेंट्स और एनर्जी कंपोनेंट अलग अलग लिखने पर क्या आ सकते हैं, 0 इक्वल्स टू P1 प्लस 2, क्योंकि ये 0 है, ये P1 प्लस P2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ये सेकंड ऐसे आ गया। इसकी वैल्यू रख दी E की, आयोटा एम सी इक्वल्स टू आयोटा M1 C स्क्वायर प्लस T1 अपॉन सी प्लस आयोटा M2 स्क्वायर प्लस T2 अपॉन सी। इसे T1 प्लस T2 की वैल्यू अगर अपन सॉल्व करके निकालते हैं तो अपन को क्या मिल जाती है, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू M माइनस M1 माइनस M2 इंटू सी स्क्वायर। यह क्या हो सकता है, द्रव्यमान में जो अंतर आ गया डिके होने के बाद, ये इनिशियल पार्टिकल का मास है और जो दो प्रोडक्ट मिले आपको M1 M2 मास के दो अस्थायी कण मिले, उनको घटाया तो आपको ये डेल्टा एम आ गया। इसको अपन ने ये लिख दिया, जहां पर डेल्टा एम इक्वल M माइनस M1 माइनस M2 अस्थायी कण के विराम द्रव्यमान तथा उत्पाद कणों के विराम द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है। इसे विघटन के लिए द्रव्यमान हानि कहते हैं। चूंकि कणों की गतिज ऊर्जाएं हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए विघटन में द्रव्यमान हानि धनात्मक होगी। तो m इज ग्रेटर देन m प्लस m2 होगा। ठीक है, अपन निकाल लेंगे इसको। तो कण के स्वयं विघटन के लिए आवश्यक है कि अस्थायी कण का विराम द्रव्यमान उत्पाद कणों के विराम द्रव्यमान के योग से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो रहा है। आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी, उससे वापस अगर अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, P1 म्यू टू P म्यू माइनस P2 म्यू, सर से कर सकते हैं। ठीक है, इस समीकरण को स्वयं के साथ गुणनफल करने पर क्या आ जाएगा, P1 म्यू स्क्वायर इक्वल टू P म्यू माइनस P2 म्यू डॉट P म्यू माइनस P2 म्यू। ठीक है, ओपन कर दिया तो P1 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P म्यू स्क्वायर प्लस P2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 P म्यू डॉट P2। ठीक है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ये इक्वेशन है। इसको अपन ने छोड़ दिया और सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली, P म्यू डॉट P2 म्यू। अपन ये वैल्यू निकाल के यहां पे रखेंगे बाद में। ठीक है, अगर कैलकुलेट करते हैं तो P म्यू के इक्वल्स टू कितना, 0 कॉमा आयोटा एम सी P म्यू की वैल्यू, और P2 म्यू की P2 कॉमा आयोटा M2 C स्क्वायर प्लस T2 अपॉन सी। इसको यदि सॉल्व करते हैं, 0 से ये मल्टीप्लाई किया तो एकदम कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस M इंटू M2 C स्क्वायर प्लस T2। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7 है। इक्वेशन नंबर 2 तथा 7 का समीकरण 6 में उपयोग करें अपन। इक्वेशन नंबर 6 के अंदर ये वैल्यू रखनी है अपन को, यहाँ पर कि ये इस वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली, ये अपन यहाँ रखे। और P1 म्यू स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस M1 स्क्वायर C स्क्वायर रख देते हैं तो क्या आता है, माइनस M1 स्क्वायर C स्क्वायर टू माइनस M स्क्वायर स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस ये वैल्यू रखी अपन ने 2M इंटू M2 C स्क्वायर प्लस T2। ओके, इससे फिर अपन ने इसको सॉल्व करके T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस T2 अपन को फाइनली T2 वैल्यू निकालनी है, तो वही कोई ये इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो क्या आ जाता है, T2 इक्वल्स टू M माइनस M2 इंटू सी स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 2M। इसको और ओपन कर दिया तो T इक्वल्स टू M माइनस M2 माइनस M1 इंटू M माइनस M2 प्लस M1 इंटू C स्क्वायर अपॉन 2M कर सकते हैं। इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो किया अपन।
तो T2 इक्वल्स टू कितना आया, m माइनस एम टू माइनस एम वन इंटू एम माइनस एम टू। यहां पर अपन ने क्या किया, m1 की वैल्यू रख दी उठा करके, तो वो कितनी वैल्यू है अपने पास डेल्टा एम वाले इक्वेशन से, माइनस डेल्टा एम प्लस एम माइनस एम टू सी स्क्वायर 2m। यहां से ये वैल्यू है ना डेल्टा एम की, जो वैल्यू निकाली अपन ने इससे। और इसको अगर अपन और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 2m2 माइनस, सॉरी दोबारा रिपीट करूं, T2 इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 2m माइनस 2m2 माइनस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2m। तो थोड़ा सा इसको और सोल्व करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं इसको, तो जो सेकंड पार्टिकल है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, T2 इक्वल्स टू डेल्टा एम से इसको डिवाइड कर दिया था 1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस डेल्टा एम अपॉन 2m इंटू सी स्क्वायर। तो T2 कितना आ गया आपके पास में, T2 इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 1 माइनस m2 अपॉन m माइनस डेल्टा एम अपॉन 2m इंटू सी स्क्वायर। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर आपकी 8 है। इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से अपन ने इसी तरह से अगर फॉलो करें इसको, तो T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एम 1 माइनस m2 की जगह आ जाएगा m1 अपॉन m माइनस डेल्टा एम अपॉन 2m इंटू सी स्क्वायर। अंतर इतना ही तो है, यहाँ पर m2 की जगह पर, यहाँ पर इसमें क्या आएगा, m1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन जो उत्पाद होने वाले कण हैं उनकी गतिज ऊर्जाएं ज्ञात कर सकते हैं। T1 और T2 के मान आप इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 की सहायता से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे लेंगे।